Am I audible to all of you? Good evening to all. हाँ सर। Okay then. चलो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। काफी लोग नहीं आ पाए हैं, है ना। चलो आ जाएंगे सभी लोग। 7 o'clock पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखिए, सभी को इंडियन दिख रही है, मतलब आई थिंक जो है आवाज भी नहीं कट रही होगी, है ना। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल हमने अपना जो हमारा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो हम लोगों ने कल 9 से लेके 12 तक पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए थे। 1 से लेके 8 तक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। यहाँ 9 से लेके 12 तक जो पार्ट्स हैं वो हम लोगों ने कल कंप्लीट किए थे यस्टरडे वाली क्लास में। तो आज हम लोग अपने पार्ट नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 13 को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 13 से समझेंगे। आई थिंक सभी लोगों ने रिवीजन किया होगा। कोई इशू कहीं पे आया किसी को तो पूछ सकते हो, है ना। और आपको रिवीजन करते रहना है और प्रयास ये करना है कि यू हैव टू लाइक मेक अ एफर्ट टू लाइक मेक नोट्स बाय योरसेल्फ। तो नोट्स मेकिंग अपने आप से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नोट्स मेकिंग, अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स अपने आप से बनाओ, मेक देम बाय योरसेल्फ। अगर नोट्स आप अपने आप से बनाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन भी होगा और साथ में आपका जो है तैयारी भी होती रहेगी अच्छे से, ठीक है। वैसे भी आप रिवीजन को आगे बढ़ाते चले जाओगे अपने आप से, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये आज कर लेंगे, ये कल कर लेंगे, ये इस तरह से। तो कोशिश करो नोट्स खुद बनाओ, और नोट्स जब बनाओगे तो आपका रिवीजन जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रिवीजन आपको करने की नीड नहीं रहेगी, रिवीजन जो है वो अपने आप से हो जाएगा। तो कोशिश करो कि नोट्स खुद से बनाओ, ठीक। चलो देखते हैं, तो एक एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पार्ट्स 12 तक हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 13 की बात करते हैं। पार्ट 13 की बात करते हैं। पार्ट 12 हमने देखा था, पार्ट 12 आपका 300 ए तक था। 300 ए लास्ट आर्टिकल था पार्ट 12 का। पार्ट 13 की अगर बात करें तो पार्ट 13 का हमें नाम मिल जाता है आपका ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन
टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की टेरिटरी में ट्रेड कॉमर्स या इंटरकोर्स करने का क्या हमें अनुमति है, क्या हमें इसकी फ्रीडम है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल हाँ, हमें फ्रीडम है। इसका उत्तर होगा बिल्कुल, वी हैव फ्रीडम टू डू दैट ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स करने की हमें इंडिया के अंदर, किसके अंदर? इंडिया के अंदर करने की अनुमति है। अगर हम कहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स से रिलेटेड हैं, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307। अब आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं इस पे एक क्वेश्चन भी अभी फ्रेम करूंगा, कोई भी ट्रेड कॉमर्स या इंटरकोर्स से रिलेटेड, तो उसमें आप बस समझ जाइए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 301 से लेके 307 के बीच में ही आपसे वो आर्टिकल पूछा जा रहा है। आई थिंक इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो ट्रेड कॉमर्स से आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पे उड़ चुकी हैं आई थिंक अंकिता, कौशिक, सब, ओलिविया। मेरी पुरानी क्लास नहीं किया वो जरूर करिएगा, क्योंकि उसी से आगे हम यहाँ पे आए हैं, मतलब वही पार्ट चल रहा है उसी का। तो यू हैव टू कीप इन माइंड लाइक विच एवर हैव बीन हैपेंड ऑन दैट कोर्स। ठीक है, जो इसके वो क्लासेस आप जरूर करिएगा। चलिएगा फिर से देखते हैं हम लोग टॉपिक आगे चलते हैं। तो अगर ट्रेड की बात करें, इंडिया में ट्रेड करना, इंडिया में कॉमर्स करना, इंडिया में इंटरकोर्स करना, ये तीनों की तीनों का आपको फ्रीडम दिया गया है 301 आर्टिकल से लेकर 307 तक। ठीक है, अब आपसे इसमें मैं कुछ और थोड़ा सा आपको बताता हूं, जैसे कि ये तो हमने आपको रिवीजन की बात बताई है कि अपने आप रिवीजन आपको करना है। ठीक है, मैं एक और पेज यहाँ पे लगा देता हूं, तो ये आपका रिलेटेड हो जाएगा। ठीक, तो बात करेंगे हम ट्रेड की। ट्रेड, क्या हम भारत में ट्रेड करने के लिए हमें फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं? तो बिल्कुल हाँ है। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेडिंग किसे कहते हैं? व्यापार को कहते हैं। एक शॉपकीपर भी ट्रेड करता है, आप भी ट्रेड करते हैं, तो आई थिंक ट्रेड में कोई इशू नहीं होगा। कॉमर्स क्या होता है? आई थिंक कॉमर्स वाले लोग ही इसे जानते होंगे कि कॉमर्स करना क्या होता है। ठीक है, कॉमर्स ऐसे समझ लो कि पैसे का व्यापार, पैसे का व्यापार, पैसे का व्यापार, जैसे ट्रेड ऑफ मनी। हम इसे, इफ लाइक आई विल राइट इट इन लाइक इंग्लिश, देन पैसे का व्यापार यानी ट्रेड ऑफ मनी, ट्रेड ऑफ मनी। ट्रेड ऑफ मनी क्यों और कैसे? तो इसको मैं समझाता हूं जरा। कैसे ट्रेड ऑफ मनी, यानी पैसे का व्यापार कैसे कर लेंगे? अगर पैसे का व्यापार करेंगे तो वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा। नहीं, ट्रेड ऑफ मनी होता है, जैसे एलआईसी में ट्रेड ऑफ मनी होता है, जैसे बैंक, बैंक एक ऐसी संस्था है जो पैसे का व्यापार, मनी का ट्रेड करती है ना। बहुत सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक, इन सब से रिलेटेड क्या हमें फ्रीडम दिया गया है करने का? स्टॉक एक्सचेंज भी इसमें आ जाएगा। वो भी क्या है? एक पैसे का व्यापार है। स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, है ना, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? ट्रेड ऑफ मनी में आ जाएगा, यानी स्टॉक एक्सचेंज में आ जाएगा। एलआईसी, बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमर्स की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका मेजरली डिपेंड रहता है, या मीनिंग इसका निकलता है ट्रेड ऑफ मनी। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ मनी। ठीक, आई थिंक इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। ट्रेड नॉर्मल सी चीज है, ट्रेड में तो कुछ ऐसा बड़ा बताने लायक नहीं है। अब आ जाते हैं इंटरकोर्स पे। इंटरकोर्स पे आ जाते हैं, तो इंटरकोर्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, जब आपका कोई व्यक्ति नागालैंड से कोई सामान मंगा रहा है, इफ अ पर्सन इज लाइक लाइक टेकिंग और जस्ट बाइंग समथिंग फ्रॉम नागालैंड, नागालैंड से कोई चीज मंगा रहा है और इस नागालैंड वाली चीज को वो असम के अंदर बेच रहा है, तो जब वो दो अलग अलग स्टेट्स में
से, दो अलग अलग स्टेट से, नागालैंड से लेके आया असम में बेच रहा है, या कोई असम से लेके आया सामान को और उसकी शॉप है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, वो अरुणाचल प्रदेश में उसको बेच रहा है, उसकी शॉप अरुणाचल प्रदेश में है, असम से लेके आया है। तो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई सामान, कोई भी गुड्स जाता है, या सर्विस भी जा सकती है, कोई व्यक्ति सर्विस देने भी जा सकता है, तो गुड्स अगर कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे बोलते हैं इंटरकोर्स। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, इसमें एक चीज देखिएगा, पार्ट 13 में क्या दिया है, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की क्या दी है, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम दिया है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका एक आर्टिकल में डिस्कस कर देता हूं, समझिएगा जरा, जो इंपॉर्टेंट रहता है, या एक और दो कर दूंगा मैं। देखो 301, आर्टिकल 301 में लिखा हुआ है दैट फ्रीडम है, किसका, फ्रीडम फॉर ट्रेड, ट्रेड, कॉमर्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर ट्रेड करना, कॉमर्स करना, इंटरकोर्स करना, इसका आपको फ्रीडम दिया गया है, यानी ये आपका अधिकार है। यू हैव अ राइट टू ट्रेड और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो अगर आपसे पूछा जाए ये किससे दिया है, तो आर्टिकल नंबर 301। अब बताइए आर्टिकल नंबर 301 कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज पार्ट नंबर 13। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, मैं यहां पे क्लियर करता हूं आपको। जैसे अगर वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्या करेंगे वो, देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बाई विच आर्टिकल, बाई विच आर्टिकल पीपल हैव फ्रीडम, पीपल ऑफ या सिटीजन ऑफ इंडिया पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल सिटीजन ऑफ इंडिया, by which article citizen of India have freedom to trade, have freedom to trade, commerce and intercourse within territory of India, within intercourse within territory of India, territory of India, ठीक। तो इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें किस आर्टिकल से ये आजादी दी है कि हम इंडिया की आपकी टेरिटरी के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपका। अब मान लीजिए इसमें ऑप्शन सेट किए, उसने ए ऑप्शन सेट किया कि आर्टिकल नंबर 301, बी ऑप्शन सेट किया, वी उसने ऑप्शन सेट किया आर्टिकल नंबर 30, सी ऑप्शन सेट किया आर्टिकल नंबर 250, डी ऑप्शन सेट किया आर्टिकल नंबर 51, ठीक है। अब यहां से आप क्या निकाल रहे हैं, क्या आप यहां से वो निकाल पा रहे हैं कि क्या होगा आंसर। तो ओबियस सी बात है, मैंने आपको बताया था क्या कि अगर ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात आएगी तो आपको सीधा सोचना है, क्या सोचना है, यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या आपको दिमाग में रखना है, ये रखना है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की जब भी बात आती है तो उसमें आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307 का ही रोल हो, और किसी आर्टिकल का रोल नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे, तो आंसर एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको ये नहीं पता है किसमें लिखा है। फिर भी अगर आपको रेंज पता है कि 301 से 307 के बीच में आएगा ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का कोई भी आर्टिकल इससे रिलेटेड, तो आप सीधा आंसर ए पार्ट लगाएंगे, क्योंकि 30 आर्टिकल, 51 आर्टिकल और 250 आर्टिकल ये रेंज में नहीं आ रहे हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ यू लर्न द दिस रेंज ऑफ आर्टिकल्स, अगर रेंज ऑफ आर्टिकल्स आप लर्न कर लेते हैं तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स लर्न करने
की वजह से तो वो नहीं करना है। रेंज ऑफ आर्टिकल्स अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे आर्टिकल्स आपके इस तरह से आप सोच सकते हो कि अगर आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आप बिना लर्न किए, आर्टिकल्स को बिना लर्न किए कम से कम आप 50% फायदे में हो जाओगे, 50% बेनिफिट आपका हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो आई वन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वास्तव में हमें फ्रीडम दे दिया है तो क्या हम कोई भी, क्या वास्तव में अगर हमें फ्रीडम दे दिया है तो हम क्या कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड या कॉमर्स या इंटरकोर्स कर सकते हैं? तो आंसर होगा क्या, नहीं। कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स यानी और कोई भी एनी इंटरकोर्स, यानी अगर हमें फ्रीडम दे दिया गया है तो क्या हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है अगर ये आपका दे दिया गया है तो क्या हम कोई भी करेंगे? यानी ड्रग का व्यापार करने लगेंगे, ड्रग्स बेचने लगेंगे? नहीं कर सकते। यानी हम जो है आर्म्स बेचने लगेंगे, यानी आपकी बंदूक वगैरह बेचने लगेंगे? नहीं। तो कहने का मतलब है ये ट्रेड नहीं करेंगे। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है, कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे ट्रेड पे बैन भी लगा सकती है। अगर आप सही वाला ट्रेड नहीं कर रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? 302 में। इफ यू यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन बैन ऑन ट्रेड्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड, कॉमर्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। यानी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है? आपकी बैन भी लगा सकती है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आपका लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन से में? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा कौन सा? 302। तो इससे क्या कर सकती है पार्लियामेंट? आपके जो ट्रेड पे या कॉमर्स पे या इंटरकोर्स पे क्या लगा सकती है? बैन भी लगा सकती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इस तरह से ये दो आर्टिकल आपको याद हैं, इसके तो इनफ हो जाएगा। वैसे जो भी रह जाएगा बाद में हम चर्चा करेंगे। वी विल लाइक टॉक अबाउट इट लेटर कि इसमें क्या क्या और इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 13 आपको याद रखना है, ये ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से इंडिया के अंदर संबंधित रहता है। 301 आर्टिकल में आपका जो है फ्रीडम आपको प्रोवाइड किया गया है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स करने के लिए भारत की टेरिटरी के अंदर, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आपको ट्रेड करने की आजादी दी है, कॉमर्स करने की आजादी और इंटरकोर्स करने की आजादी आपको प्रोवाइड की गई है। चलिएगा आगे पार्ट नंबर 14 को हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 14 को आप अच्छे से जानते होंगे। ये क्या है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, सर्विसेज अंडर, सर्विसेज अंडर यूनियन, यूनियन एंड स्टेट्स, सर्विसेज यानी यूनियन या स्टेट्स के अंडर में कोई भी सर्विस करना है आपको तो उसके लिए यहाँ पे उसके लिए क्या है? आपके प्रोविजंस यानी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर पूछा जाए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो वो 307 पे आपका एंड हुआ था, तो ये 308 से स्टार्ट होके आपका कहाँ तक जाता है? तो ये 308 से स्टार्ट होके आपका 323 तक जाता है। इतने आर्टिकल्स हैं इसमें। जैसे कि आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, जैसे आपने एपीएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो यानी एपीएससी और भी होते हैं, जैसे यूपी का होता है यूपी पीएससी, जैसे छत्तीसगढ़ का सीजी पीएससी। तो हर स्टेट के स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी और यूपीएससी जैसी संस्थाएं, जैसे आपके इंस्टीट्यूशन कौन से आर्टिकल में कौन से पार्ट में आते हैं? तो आपके पार्ट नंबर 14 में आते हैं। अच्छा, इनकी यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जो है कहां पे कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल नंबर 315, तो आर्टिकल नंबर
315, आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका 315। तो इसी में स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों आते हैं, आर्टिकल नंबर 315 के अंदर दोनों आपके आते हैं। आर्टिकल नंबर 312 और इंपॉर्टेंट है इसमें, वैसे तो जब हम इसे डीपली डिस्कस करेंगे चीजों को तो हम और सारे आर्टिकल्स देख लेंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर जो आपका कौन सा है 312, ये है ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ऑल इंडिया सर्विस से, ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड। यानी अगर आपकी संसद यानी पार्लियामेंट चाहे तो कोई नई ऑल इंडिया सर्विस शुरू कर सकती है, तो उसका आंसर होगा यस। अगर आपकी पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसका प्रावधान, इसका प्रोसेस कहां दिया है ऑल इंडिया सर्विस को, नई ऑल इंडिया सर्विस को शुरू करने का? तो आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 312 आप देखेंगे कि 308 और 323 के बीच में ही आ जाएगा। तो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट डाला गया है? पार्ट नंबर 14। तो सारे के सारे आपके आर्टिकल्स सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड आपके कहाँ आ जाते हैं? पार्ट 14 में आ जाते हैं, जो कि 308 से लेकर 323 के बीच में आपको देखने को मिलता है। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो दो इस तरह हमने कितने आपके दो जो है पार्ट यहां पे कंप्लीट कर लिए, पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर है। यहां तक बताइए भाई अंकिता, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? एम आई ऑडिबल? ऑल राइट, ऑल वेल? जी सर जी, समझ में आया है आज सर। नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, आज प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके ओके। और किसी को कोई इशू आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? आगे चलते हैं, लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज देखिएगा यहाँ पे, पार्ट नंबर 14 हो गया। पार्ट नंबर हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 15। तो एक बात बताइए, क्या जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, ये अपनी मर्जी से कराए जा सकते हैं या इनके लिए कुछ प्रोविजंस या इनके लिए कुछ आर्टिकल्स होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आंसर होना चाहिए आपका नहीं सर, इनके लिए कुछ आर्टिकल्स होंगे, इनके लिए कुछ लॉज या कानून कानून होंगे जिन्हें ये फॉलो करना है, लॉज को फॉलो करना है, उसके बाद ही हमारे यहाँ चुनाव यानी इलेक्शंस हो सकते हैं। तो चुनाव से संबंधित या इलेक्शन से संबंधित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 15 इज रिलेटेड विद इलेक्शंस, चुनाव, इलेक्शंस से रिलेटेड हमारा पार्ट नंबर 15 है। तो क्या है पार्ट नंबर 15 में? पार्ट नंबर 15 आपका 324 से शुरू होता है और 329 तक जाता है। पार्ट नंबर 14 हमारा हमारा इलेक्शन है, जो 324 से 329 तक जाता है। अच्छा, मैंने पार्ट नंबर आई थिंक मिस कर दिया 14A। चलो मैं बताऊंगा, वो पहले 15 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 14A में मैंने मिस कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। चलो मैं वो भी बताता हूँ अभी। तो पार्ट 15 की बात करेंगे तो इसमें इलेक्शंस है, कैसे इंडिया में इलेक्शंस होंगे, कौन इलेक्शंस कराएगा, कितनी एज पे आप इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं, क्या किसी व्यक्ति को उसके जेंडर, उसके रिलीजन, उसके कास्ट के बेसिस पे क्या वोट देने का अधिकार है या सभी को वोट देने का अधिकार है, ऐसे सारे के सारे आर्टिकल्स आपके कहां आते हैं? आपके पार्ट नंबर 15 में। और पार्ट नंबर 15 की रेंज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इलेक्शन से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स कहां आएंगे? तो इलेक्शन से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स आपके पार्ट नंबर 15 के अंदर 324 से लेके 329 के बीच आएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए भारत में इलेक्शंस, इंडिया में इलेक्शंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो आप सट से कहेंगे सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कराने की? भारत में इलेक्शंस, इंडिया में इलेक्शंस कराने की। तो सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनता है? यानी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाना है, कौन बनाएगा, कितने लोग होंगे, कितने वर्ष की, कितने ईयर्स के लिए वो लोग उस जो है पोस्ट पे रहेंगे, ये सब कौन प्रोसेस करता है? तो हमारा आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। कितने लोग होंगे, उन लोगों का कितना टर्म होगा, उनके वर्किंग का, वो कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे, कौन नॉमिनेट करेगा और कब तक काम करेंगे,
ये सब कुछ आपका आर्टिकल नंबर 324 पे लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद आर्टिकल नंबर 324। अब आपसे बोला जाता है कि आप फिर अगर आप 18 ईयर्स हैं या 18 ईयर्स से अबव हैं तभी आप वोट कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो याद रखना है आपको, आर्टिकल नंबर 326 में ये लिखा गया है कि आप 18 ईयर्स के हैं या उससे अबव हैं तभी आप क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। तो अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये बना दिया जाए, जैसे मैं बना देता हूं एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं कि क्वेश्चन बना देता हूं लाइक 326 पे ही क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता हूं या 324 पे फ्रेम कर देता हूं। टू कंडक्ट इलेक्शंस देयर इज अ इलेक्शन कमीशन there is a election commission of India. To conduct election, there is a election commission of India. It is formed by which article किस आर्टिकल के थ्रू ये फॉर्म होता है, ये पूछा गया है। यानी इलेक्शन कराने के लिए बाहर इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इलेक्शंस कराती है, लोकसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। अभी होने वाले हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। आज आपकी 17 जुलाई है, कल प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, आपको पता होगा 18 जुलाई को। और हर बार 15 जो 25 जुलाई होती है उस पे जो है प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस को, नए प्रेसिडेंट आ जाते हैं ऑफिस में 25 जुलाई तक। तो 18 कल 18 जुलाई को प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। तो कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जो इलेक्शंस कराता है वो किस आर्टिकल के थ्रू कराता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रखूं मैं, आर्टिकल नंबर 31, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रखूं मैं, आर्टिकल नंबर 15, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रखूं मैं, आर्टिकल नंबर 324, डी रखूं मैं आर्टिकल नंबर 395। तो आप तुरंत, आपको पता नहीं है कि, अगर आपको नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, लेकिन आपको यह पता है कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल होगा उसकी रेंज 324 से 329 होगी, तो आप तुरंत आंसर, ऑन स्पॉट आंसर कौन सा लगा देंगे? आर्टिकल नंबर 324, दैट इज सी पार्ट। क्योंकि 31 आर्टिकल, 15 आर्टिकल और 395 आर्टिकल आपके 324 और 329 के रेंज में नहीं थे। देखो, जरूरी नहीं है मैं जैसे बना रहा हूं, फ्रेम कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, ओबियस सी बात है, ये आप भी समझ रहे होगे कि जरूरी नहीं है वो जो ऑप्शन डाले वो इतने दूर दूर इतने गैप में डाल दे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो जरूरी है कि एक या दो ऑप्शन तो ऐसे मिल सकते हैं जो रेंज के बाहर हो। तो आपको अगर रेंज याद कर लोगे तो आपको सारे ऑल आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स हैं, तो क्या आप सारे आर्टिकल्स याद करोगे? याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है सारे आर्टिकल्स को, ठीक है? सारे आर्टिकल्स को याद करने की कोई यहाँ पे नीड आपको नहीं है। मैं कुछ आर्टिकल्स, लगभग आपको 70 आर्टिकल्स लर्न करा दूंगा क्लास के अंदर ही, मैं क्लास के अंदर ही कोशिश कराता हूँ आर्टिकल्स लर्न करा दूं, ठीक है? तो 465 आर्टिकल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रेंज जरूर याद करिएगा हर पार्ट के, ठीक है? तो पार्ट नंबर 15 आपको समझ आ गया होगा, ये इलेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 आपके आर्टिकल्स इसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 16, यहां पे कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट 16। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस दिए हुए हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक आर्टिकल आता है? तो 330 से आपके आर्टिकल स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? तो 342 तक आपका जाता है, 342 आर्टिकल तक जाता है। याद रखिएगा कि आप लोग नोट्स खुद बनाइएगा, ठीक?
और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बना के देख लेंगे, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप एक बार खुद से करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कराया जा रहा है क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि रेंज अगर आप याद कर लेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या लर्न हो जाएगा आप लोगों को। और आपको फिर ऐसे मानो, आप ऐसे समझिए कि आधा आपका काम जो है आसान हो जाएगा। आपको इतनी मेहनत, आधी मेहनत आपकी कम हो जाएगी अगर आपको रेंज याद हो जाएगी आर्टिकल्स की, ठीक है। चलिए देखिए, तो पार्ट 16 आपका स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने कितनी क्लासेस लोगों की बनाई हुई हैं, तो 4 क्लासेस में जो है इंडिया में लोग विभाजित हैं, लोग आपके क्लासिफाइड हैं। क्या क्या वो क्लासेस हैं? एक जनरल क्लास है, एक आपकी ओबीसी क्लास है, एक आपकी एससी क्लास है, एक आपकी एसटी क्लास है, ठीक। तो इन 4 जो है क्लासेस में लोगों को जो है क्लासिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो जो एसटी है, जो एससी है और जो ओबीसी है, गवर्नमेंट का मानना है कि एसटी जो है सबसे ज्यादा परेशान वर्ग है और सबसे ज्यादा आपका इकोनॉमिकली और सोशली वीक है। इकोनॉमिकली एंड सोशली वीक क्लास कौन सी है? तो एससी है। उससे थोड़ी सी ऊपर क्या है? सॉरी एसटी है। उससे थोड़ी सी ऊपर क्या है? आपकी एससी है। उससे थोड़ी सी ऊपर क्या है? आपकी ओबीसी है, ठीक। ये 3 क्लासेस जो है ये वीक क्लासेस हैं, वीक क्लासेस हैं, ठीक, वीक क्लासेस हैं, ओके, वीक क्लासेस हैं, ठीक। इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसा मानना है सरकार का कि जनरल जो है वीक क्लास की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जनरल वीक क्लास की कैटेगरी में आपके नहीं आते हैं, ठीक है। तो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कहां दिए हुए हैं? पार्ट नंबर 16 में। पार्ट नंबर 16 इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, यानी सर्टेन क्लासेस के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड पार्ट नंबर 16 है। और वो आपकी कौन सी क्लासेस से रिलेटेड रहेगा? तो ओबीसी, एससी एंड एसटी, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 330 से 342 के बीच आता है, ठीक। इसमें आपसे बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रेंज में आता है, वो मैं बता देता हूं। जब और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को तो हम उसे और डीपली आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, तो इसमें एक आर्टिकल है आपका 338, इसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया है। नेशनल, ये बार बार पूछा जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में आता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एससी, तो 338 में आता है। 338 ए जो आर्टिकल है, जो बाद में इंसर्ट किया गया है 338 ए, उसमें आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। और 338 बी एक आर्टिकल है आपका, इसमें आता है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, ठीक। तो 3 कमीशन हैं। ये 3 कमीशन करते क्या हैं? अगर एसटी को कोई दिक्कत होती है तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो बना है, ये कमीशन ये सुनता है। एससी की दिक्कत, नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल का सुनता है 338 से। और ओबीसी की कोई इशू है तो 338 बी से जो कमीशन बनता है, जो आयोग बनता है, जो आपका कमीशन फॉर्म किया जाता है, वो सुनता है। इन कमीशंस को फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो प्रेसिडेंट की है, याद रखना है ये बात। वैसे मैं बता दूंगा जब प्रेसिडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो कौन कौन से कमीशंस को फॉर्म करता है और क्या क्या काम करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट किस किस को जो है ओथ दिलाता है, यानी शपथ दिलाता है, ठीक। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एससी, एसटी और ओबीसी से रिलेटेड 338, 338 ए, 338 बी कमीशंस आते हैं इनके साथ में। अभी एक ईडब्ल्यूएस का क्वाटा दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए एक इसमें आर्टिकल और ऐड किया गया है 342 ए, ठीक है। तो इसे अलग से याद कर सकते हैं या फिर इसमें भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसमें आपका आर्टिकल दिया गया है कौन सा? 342 ए आपका जो है आर्टिकल और ऐड किया गया है, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस को
करने के लिए। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर होगी। पार्ट नंबर 16 किससे रिलेटेड है? तो आपका पार्ट नंबर 16 आपके स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड हो जाएगा। यानी कुछ जो क्लासेस हैं इंडिया में उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, और वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो ST, SC एंड OBC आर दीज क्लासेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 17। पार्ट 17, तो पार्ट 17 की बात करेंगे तो इसमें आपकी आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें आती है, और इसमें आर्टिकल 342 पे एंड हुआ था पार्ट नंबर 16 आपका। तो ये 343 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 351 तक। 343 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 351 तक जाएगा। ठीक है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है पार्ट नंबर 17। तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज आया है, तो एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। एक होती है नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, और एक होती है आपकी स्टेट लैंग्वेज। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो कोई क्या नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की? तो आपका आंसर होना चाहिए सर कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 700 से अबव लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और 700 से अबव लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो पूरे उस कंट्री में बोली जाए, साथ में जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो इसी में प्रोवाइड की जाए हर किसी को। एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ आपका पूरा देश, जो पूरा कंट्री उस लैंग्वेज को बोले भी। ठीक है, तो वो आपकी नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ऑफिस वर्क के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, लेकिन साथ में इंग्लिश भी यूज होती है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यू हैव टू मार्क द आंसर एज हिंदी, नॉट एज इंग्लिश, क्योंकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश यूज हो रही है, लेकिन हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब आपसे पूछा इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो किस आर्टिकल में दी हुई है? तो याद रखना, और लैंग्वेज से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आर्टिकल 343 से स्टार्ट हो गया 351 तक ही जाना है। तो अगर बात करें इंडिया की आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, कौन से आर्टिकल से ये बात बोली गई है? तो 343 आर्टिकल से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोली गई है। तो अब आ जाते हैं स्टेट लैंग्वेज पे। तो हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लैंग्वेज हैं। जैसे असम की असमिया है, और भी असम चाहे तो अपनी स्टेट लैंग्वेज की लिस्ट में डाल सकता है। जैसे कि बहुत सारे राज्यों ने दो दो या तीन तीन स्टेट लैंग्वेजें बना रखी हैं, तो ऐसे ऐसे ही जो है स्टेट लैंग्वेज हर राज्य की जो है, और बहुत सारी हो सकती हैं या एक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज वाला भी चैप्टर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। 15, 16, 17 हम लोगों ने स्टार्ट किया था किससे? हम लोगों ने, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, पीछे जाके देखिएगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कौन सा? 14 डिस्कस किया। अच्छा, 14A डिस्कस नहीं किया, वो मैं अभी करता हूँ। 15 डिस्कस किया हम लोगों ने। 15 आई थिंक समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर यानी पार्ट नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा, वो डिस्कस कर दिया। पार्ट नंबर 17 भी डिस्कस कर दिया। यानी कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 343 से और 351 के बीच में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम पहले पार्ट नंबर 15 की बात करते हैं, 14A की बात कर लेते हैं, सॉरी। पार्ट नंबर 14A की बात करते हैं, फिर 18 पे पहुंचते हैं। पार्ट नंबर 14A जो मैं रह गया था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 14 की अगर 14A की बात करेंगे तो इसमें आपका दिया हुआ है ट्राइब्यूनल्स। क्या दिया हुआ है? ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स में दो आर्टिकल हैं। एक है 323A और एक है 323B। कितने आर्टिकल्स हैं? दो आर्टिकल्स हैं, 323A और 323B। तो दो आर्टिकल्स हैं ट्राइब्यूनल्स, क्वाशी जुडिशियल या
हम ऐसे लिखते हैं क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि अगर ट्राइब्यूनल्स आपको समझना है तो ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग और ट्राइब्यूनल्स को समझते हैं, ट्राइब्यूनल्स क्या है। तो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं समझना जरा इसको। जैसे कि आप न्याय के लिए, जस्टिस के लिए कहाँ जाते हैं, तो न्यायालय में जाते हैं, यानी आप किस में जाते हैं, तो जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है जो तहसील लेवल पे होता है आपका, सेशन कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। तो कहीं भी न्याय लेने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे कल एग्जाम लगा हुआ है, कोई भी एपीएससी कोई एग्जाम करा रही है आपका, ठीक है, कौन करा रहा है एग्जाम, एपीएससी मान लो कोई एग्जाम करा रही है, और वो एग्जाम आपका 18 जुलाई को लगा हुआ है, 18 जुलाई को होने वाला है वो एग्जाम, और उस 18 जुलाई के एग्जाम का सिलेबस मान लो एपीएससी 17 जुलाई को बदल देती है, तो क्या आप उस एग्जाम में जाएंगे, उस एग्जाम में नहीं जाएंगे, और आपका पूरा का पूरा काम खराब हो गया, क्योंकि जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने उस एग्जाम की तैयारी की थी उसका सिलेबस ही चेंज कर दिया गया। तो 17 जुलाई में आप क्या करेंगे, जब 17 जुलाई में उसने चेंज कर दिया तो आप क्या जस्टिस लेने कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट में यानी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाते हैं, तो इसमें बहुत टाइम तक आपका क्या चलेगा, बहुत टाइम तक प्रोसेस चलेगा। आप भी जानते हैं इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनमें कोई भी आपका कोर्ट केस आता है तो उस वो बहुत समय तक, बहुत टाइम तक चलता है, थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता है। तो जब तक आप जो है कोर्ट केस जीतेंगे तक क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कोई एग्जाम दे सकते हैं उसके बाद, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा आपकी एज हो जाएगी जो आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो इसमें इस जो एपीएससी की घटना मैंने आपको बताई, यहाँ पे एपीएससी की जो जो ये बताया कि इसकी शॉर्ट कमिंग बताई कि ये जो है पहले ही एक दिन पहले सिलेबस को बदल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे, और वो ट्राइब्यूनल होगा कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ये ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये ट्राइब्यूनल हमें ऑन स्पॉट बहुत जल्दी क्या दे देगा, जस्टिस प्रोवाइड कर देगा। ये ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ऑन स्पॉट बहुत जल्दी से जस्टिस प्रोवाइड कर देगा, और वही हमें चाहिए। तो ट्राइब्यूनल्स के द्वारा दिया हुआ जस्टिस क्या कहलाता है, इसका प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। यानी जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, ये ट्राइब्यूनल्स किसके लिए हैं, तो ये आपका जस्टिस देने के लिए भी हैं, और साथ में उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ट्राइब्यूनल दिया गया आपका जस्टिस क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। साथ में एक और बहुत सारे ट्राइब्यूनल होते हैं, जैसे एक है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है, नेशनल ग्रीन ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट में कोई भी इशू होता है या एनवायरनमेंट का कोई भी केस सॉल्व करना है तो ये ट्राइब्यूनल करता है, ठीक। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो पार्ट 14 ए किससे रिलेटेड है, ट्राइब्यूनल से। बहुत सारे और भी ट्राइब्यूनल हैं, जैसे आपका एक हो गया अपीलेट, रेलवे क्लेम अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो आरसीएटी, रेलवे क्लेम अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो इसमें क्या करोगे आप, अगर रेलवे से किसी का पैर कट जाता है या कोई भी घटना हो जाती है तो क्या करते हैं हम, तुरंत क्लेम डालते हैं रेलवे पे, लेकिन रेलवे पे क्लेम मिलते मिलते बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए हमें कहाँ जाना चाहिए, रेलवे क्लेम अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए, हमें वहां पे जुडिशरी के पास नहीं जाना चाहिए। रेलवे क्लेम अपीलेट ट्राइब्यूनल आपको तुरंत से क्या दिलवा देगा, आपका क्लेम दिलवा देगा, और आप तुरंत से क्या करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप न्यायालय में अगर डालेंगे ये प्रोसेस, आप कोर्ट में डालेंगे तो कोर्ट में लंबा प्रोसेस चलेगा, तब तक आप, ये माना जाता है कि तब तक आप कैसे अपना जो है क्या कराएंगे, इलाज कैसे कराएंगे, आप अपना मेडिसिन वगैरह कैसे लेंगे। तो रेलवे क्लेम अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप जाइए। तो ट्राइब्यूनल्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ट्राइब्यूनल्स कौन कौन से आर्टिकल में है, तो दो आर्टिकल हैं, 323A और 323V। तो दो आर्टिकल आपके पार्ट नंबर 14A में ऐड किए गए हैं, पार्ट नंबर 14A भी आपका ऐड किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी
किसी पार्ट के पीछे ABCD या आर्टिकल के पीछे ABCD लिखा आ जाए, समझ लो ये बाद में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1976 में ये पार्ट ऐड किया गया है और तभी ये दोनों आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। और जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाती है तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है? तो अगर आपसे पूछा जाए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया है, तो आप याद रखना इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब किया गया? तो याद रख आपका किया गया 1976 में, इसके थ्रू ये ऐड किया गया है। आई थिंक इतने आपको यहाँ पे पार्ट कहाँ तक क्लियर हो गए? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। पार्ट 16, पार्ट 17, हाँ पार्ट 17 तक हम लोगों ने जो है यहाँ पे कर ली है। ठीक, तो मैं फिर से आ जाता हूँ, आप लोगों से पूछ लेता हूँ एक बार, बताइए कोई किसी कुछ समझ में नहीं आया या कुछ दोबारा से मुझे समझाना है या सारा आ गया? बताओ। कौशिक आप नहीं बोल रहे हैं, बताइए कोई इशू है? समझ आया या नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर, और नॉट? यस सर, आ रही है ऑडिबल। ऑडिबल। तो कोई इशू है? यहाँ तक सारा समझ में आ गया? पार्ट नंबर 17 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है सर, पार्ट नंबर 17 तक एकदम क्लियर हो गया है सभी को? किसी को कहीं भी इशू, कहीं भी क्वेरी किसी की, तो वो पूछ सकता है। बाकी हम पार्ट नंबर 17 से आगे चलते हैं। ठीक है, चलो किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं। नो इशू सर, ओके सर, सब ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, श्योर श्योर, आगे चलते हैं। ठीक, पार्ट नंबर 17 हम लोगों ने देखा। पार्ट नंबर 17 के बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 18 की बात करेंगे। तो पार्ट नंबर 18 में हमारा क्या दिया हुआ है? इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इमरजेंसी प्रोविजंस, जो जब भी हमारे कंट्री पे कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो उस समय पे हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का जो अधिकार है उसे भूल जाती है और पहले उस इमरजेंसी की सिचुएशन को खत्म करती है और फिर क्या करती है? फिर लोगों के अधिकारों को, लोगों के राइट्स को देखती है। ठीक है, कौन सा इमरजेंसी? पार्ट 18 की बात करेंगे तो इमरजेंसी प्रोविजंस आपके कहां से कहां तक हैं? तो 352 से स्टार्ट होते हैं और ये 360 तक जाते हैं। 352 से कहां तक? 360 तक जाते हैं। तो इसमें कौन से प्रोविजंस, कौन से आर्टिकल्स रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऐसे आर्टिकल्स रखे गए हैं जिनसे हमारे सिटीजन, जो भारत के लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के जो राइट्स हैं इस समय क्या हो जाते हैं? राइट्स आपके क्या हो जाते हैं इस समय? सस्पेंड हो जाते हैं। यानी आप किसी भी राइट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मांग सकते जब तक क्या इंडिया में लगा हुआ है? इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट क्या अनाउंस कर देती है या क्या प्रोक्लेम कर देती है इमरजेंसी सिचुएशन में? तो इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाती है। कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। इमरजेंसी वाला चैप्टर हम लोग डीप डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या चीज है और कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी के लिए आपको इतना जानना है कि इंडिया में क्या लगा दी जाती है? इंडिया में इमरजेंसी लगा दी जाती है जब भी हमारी कंट्री पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। जब कंट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय हमारी जो गवर्नमेंट है, कंट्री इन प्रॉब्लम में होती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है? वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देती है पूरी की पूरी कंट्री में। और जब इमरजेंसी लग जाती है तो सिटीजन्स के राइट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। यानी उस समय जब तक इमरजेंसी चलेगी आप किसी भी राइट यानी किसी भी अधिकार को नहीं मांग सकते सरकार से, ठीक है, गवर्नमेंट से। ठीक, तो इसके लिए ही प्रोविजंस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए आपके आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपके प्रोविजंस जो है डाले गए हैं। कहाँ पे? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस आपके ऐड किए गए हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए
नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 19। सॉरी, पार्ट नंबर 19। पार्ट नंबर 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? ये है मिसलेनियस। जो आर्टिकल्स हमने कहीं नहीं डाले, जो आर्टिकल्स कहीं नहीं सेट किए हमने, वो कहां कर दिए? मिसलेनियस में डाल दिए। जो आर्टिकल्स हमसे कहीं सेट नहीं हो रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने कहां डाल दिए? तो आपके कहां डाल दिए बताइए? तो हमने पार्ट 19 में डाल दिए। और पार्ट 19 को क्या बोल दिया हमने? आपका मिसलेनियस बोल दिया। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे? तो याद रखना है आपको, आर्टिकल नंबर आपका कहां से कहां तक आएगा? 361 से 367 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 361 से 367 तक आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे। कौन से पार्ट में? तो पार्ट 19 में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिसलेनियस। मिसलेनियस इस चैप्टर का नाम है। वैसे नॉर्मली आप इसे मिक्सचर भी बोल सकते हैं अपने लर्न करने के लिए। तो मिसलेनियस है। इसमें मैं एक दो आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, जैसे आर्टिकल नंबर 361। तो आर्टिकल नंबर 361 के थ्रू प्रोटेक्शन दिए गए हैं। किसे प्रोटेक्शन दिए गए हैं? तो ये प्रोटेक्शन दिए गए हैं आपके प्रेसिडेंट। किसे? प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन दिए गए हैं। साथ में आपके गवर्नर को प्रोटेक्शन दिए गए हैं। किसको? प्रेसिडेंट और गवर्नर को यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए गए हैं? गवर्नर को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। क्या प्रोटेक्शन है? तो प्रोटेक्शन है कि आप जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग नहीं ला सकते। कोई भी अगर उसने क्राइम किया है तो क्रिमिनल उस पर एफआईआर जो है लॉन्च नहीं की जा सकती, क्रिमिनल प्रोसीजिंग नहीं ला सकते। ठीक है, 361 में लिखा हुआ है आप प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए क्रिमिनल प्रोसीजिंग नहीं स्टार्ट करा सकते। एक लिखा हुआ है कि उसे जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे प्रिजन में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो ये इस तरह की जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को, कौन से आर्टिकल के तहत? कौन से आर्टिकल में? 361 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कहाँ आएगा? मिसलेनियस में आएगा। एक और आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आपके एरोडॉम्स होते हैं। जैसे आपके क्या होते हैं? एरोडॉम्स होते हैं। एरोडॉम्स का मतलब है आपके किस चीज से रिलेटेड हो जाएंगे एरोडॉम्स? तो आपके एयरप्लेन से यानी एयरलाइन से रिलेटेड हो जाएंगे एरोडॉम्स। तो एरोडॉम्स के लिए कोई भी कानून, कोई भी लॉज, कोई भी जो है फ्रेम करना हो तो कौन करेगी? गवर्नमेंट किया करती है। तो एरोडॉम्स की बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 364 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए। आर्टिकल नंबर 364 कहाँ आएगा? तो इसी मिसलेनियस में आएगा। ऐसे ही आर्टिकल्स हमने जो है किसमें डाल दिए हैं? आपके आर्टिकल पार्ट नंबर 19 में डाल दिए, मिसलेनियस में डाल दिए हैं। एक और आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका, 365। 365 में बोला गया है कि यूनियन या यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन जो है स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे सकती है? डायरेक्शंस दे सकती है कि इस तरह काम करे स्टेट गवर्नमेंट। यानी एक तरह से कुछ ऑर्डर्स देती है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। अगर उन ऑर्डर्स को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो उस स्टेट गवर्नमेंट में माना जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। क्या हो चुका है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है और वहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है लगा दिया जाता है। जब भी कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, नहीं चलता है, तो ऐसा माना जाता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या कर गई है? फेल कर गई है। और वहां पे क्या लगा दिया जाए? वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो प्रेसिडेंट रूल वहां पे इम्पोज कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल वहां पे इम्पोज कर दिया जाता है। ये प्रेसिडेंट रूल आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्रेसिडेंट रूल आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक स्टेट इमरजेंसी है। जो अभी हमने इमरजेंसी चैप्टर पढ़ा था उसमें 3 तरह की इमरजेंसी है। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट रूल आपकी एक तरह से स्टेट इमरजेंसी की तरह वर्क करती है। ठीक, स्टेट इमरजेंसी। तो 3 तरह के आपके वहां पे आपको क्या मिल जाते हैं? आपको प्रेसिडेंट रूल। तो 3 तरह के आपको क्या मिल जाते हैं? 3 तरह की इमरजेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो 365 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें लिखा गया है कि यूनियन क्या है? स्टेट को डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगी, निर्देश देगी
डायरेक्शंस देगी, और अगर वो उन डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, क्योंकि 365 के अकॉर्डिंग जो बोला गया है वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल आपका इम्पोज कर दिया जाता है। ये आपकी एक तरह की स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है। तो इस तरह के आर्टिकल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मिसलेनियस में आपको देखने को मिल जाते हैं। 361 से लेकर 367 तक जो है आपके आर्टिकल्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा है, पार्ट 20। पार्ट 20 है, नाम है इस पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या नाम है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस पार्ट का नाम है। आर्टिकल कौन सा आता है, तो सिर्फ एक आर्टिकल, ओनली वन आर्टिकल 360। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, डीपली डिस्कस करेंगे, चीजों को अच्छे से देखेंगे, क्या कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी ऐसी बुक है जिसमें हम चेंज ला सकते हैं, ठीक है, इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बुक को हम बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जिसमें चेंज हो सकता है वो लिविंग है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बोला जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक, लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं हम, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, रूल्स दिए हैं या लॉज दिए हैं, या उन्हें आपको हो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज दी हुई है, लॉज जो दिए हुए हैं उन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए जो आर्टिकल्स, रूल्स या लॉज दिए हुए हैं, वही कहाँ दिए हुए हैं, आपके पार्ट नंबर 20 में, आर्टिकल नंबर 368 में। तो अपनी मन मर्जी से आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए वो प्रोसेस हमें पार्ट नंबर कहाँ दिया है, 20 में दिया है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, टू चेंज एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, टू चेंज एनीथिंग इन constitution you have to follow the process given in part 20। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि पार्ट 20 में आपका दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 368 में आपका प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब अगली क्लास के लिए हमारे दो पार्ट्स रह जाते हैं, पार्ट नंबर दैट इज 21 एंड पार्ट नंबर 22, ठीक है, दो पार्ट्स ही रह जाते हैं। वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने के बाद हम लोग एक नया चैप्टर जो है इसमें शुरू कर देंगे, नया टॉपिक शुरू हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे एक बार बता दीजिए, कोई भी आपका इशू है तो यू कैन लाइक टेल मी। और यहाँ पे हम लोग आज यहीं पे अपनी क्लास को एंड करेंगे, और कल फिर से दो पार्ट करने के बाद नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। बताओ अंकिता, गॉट इट ऑल द थिंग्स, कोई इशू है आपको? सर नहीं सारा समझ आ गया भाई? सर, एक में थोड़ा सा डाउट है। बोलो बोलो। वो जो बाद में ऐड किया जाता है ABC, वहाँ पे आपने बोला हाँ था हाँ 1976 में वो ऐड किया हुआ है, उसके बाद ओके। जो 42 क्या लिखा वो समझ में नहीं आया। जैसे कि कोई चीज ऐड करेंगे हम तो उसका नंबर होगा ना, एक बार अगर चेंज किया है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो हो गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसे बोलेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पहला चेंज किया है। और अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दूसरा चेंज किया है तो उसे बोलेंगे सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज को बोलते हैं अमेंडमेंट, है ना, तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी 42nd नंबर पे उसे चेंज किया हुआ है, 42nd नंबर पे उसे बदला है। नहीं समझे मेरी बात को आप? ठीक है, अभी समझ ठीक में है ना, आया। हाँ। अभी समझ में आया। वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अमेंडमेंट माने होता है कोई भी चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो उसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिस नंबर पे चेंज करते हैं उसे बोलते हैं उसी नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चेंज हो चुके हैं,
यानी कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं ये पूछा जाए तो 105 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है बताओ सर। और किसी को कोई इशू आ रहा है? अंकिता, और कोई इशू आ रहा है आपको? नहीं सर, बाकी समझ में आया। ओके, बाकी समझ में आया। किसी और को कोई इशू आ रहा है? क्योंकि ये बहुत बेसिक है, मैं एकदम बेसिक से आपको लेके चल रहा हूँ जिससे आपको इशू ना आए याद करने में, क्योंकि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स की रेंज आप याद कर लेंगे तो विश्वास मानिए मेरा, बिलीव मी, कि आप बहुत अच्छे से चीजों को कर जाएंगे। ठीक है, बताइए भाई, किसी और को कोई इशू है, कुछ पूछना है, या फिर एंड किया जाए क्लास? टेल मी। ठीक है, पार्ट से क्या टोटल आफ्टर एडिंग? पहले 22 तो ऐड था, कर रहा 22 था हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर, पहले 22 पार्ट्स था, अभी 25 है या हाँ 26 25 है, होगा? वो हम कल ये 26 नहीं 25 ही होगा। ये अगर डाउट है तो वो कल क्लियर हो जाएगा। कल मैं 2 पार्ट जब ऐड करूंगा और पढ़ाऊंगा तो वो मैं लास्ट में कंफर्म कर ठीक है दूंगा सर। कैसे। ठीक है, हुआ। हाँ, वो ठीक है कंफ्यूजन सर। आना ओबियस है। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो सुल्तान, ठीक है क्योंकि सर। आपने अगर ये चीज नोटिस की है तो इट्स लाइक गुड थिंग, है ना। चलो ठीक है, तो आज मैं क्लास ओके को सर। एंड करता हूँ। आप लोगों को एक बात और मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी इमोशनल है, कि हम लोगों ने एकदम नया सेटअप स्टार्ट किया है, तो आप लोग कोशिश करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा इस क्लास को और एप्लीकेशन वगैरह को शेयर करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि नया सेटअप है हम लोगों का। अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सर्वाइव करें और आपको अच्छे से अच्छे चीज़ों को हम प्रोवाइड करें, नोट्स प्रोवाइड करें, या जो भी कुछ आप लोगों को चाहिए आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग प्रोवाइड करें, आपको कंप्लीट हेल्प करें। तो इस हेल्प में आपकी भी हेल्प हम लोगों को चाहिए, कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है, शेयर करना है चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू गाइस। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास से आपके साथ फिर से मिलते हैं और आपसे पूछते हैं, आपको पढ़ाते हैं, या आपको कुछ चीज़ों को और बताते हैं। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से लिखते रहिए उनको, और लर्न करते रहिए। थैंक यू गाइस।